हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सीरीज कर रहे हैं, जिसको हम दोस्तों आपको मानचित्र और विथ ट्रिक के साथ समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, हम आपको बताते हैं महमूद गजनवी कौन था। देखिए दोस्तों, यह महमूद गजनवी जो था गजनी का एक शासक था, और यह दोस्तों 1971 से 1030 एडी तक 1971 ईस्वी से 1030 एडी तक 1030 एडी तक इसने शासन किया था। कहाँ पे? गजनी में। ये किसका पुत्र था दोस्तों? ये सुबक्तगीन का पुत्र था। और दोस्तों ये जो है एक ऐसा शासक था जो धन से बहुत ही धन को देख के बहुत आकर्षित होता था, और भारत में उस समय बहुत अपार धन था। तो ये भारत की धन संपदा को लूटने के लिए भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया था। दोस्तों आपको पता ही होगा, इसने 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे पहले इसने 1000 एडी में 1000 एडी में इसने कहाँ पे आक्रमण किया था भारत में? तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला इलाका था, वहाँ पे एक शासक थे जयपाल राजा थे। उन पे जो एक हिंदू राजा थे, उन पे इसने सबसे पहले आक्रमण किया था और इनको पराजित कर दिया था। और इन्होंने दोस्तों अपनी पराजय की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो है ये सब आपको पता चल गया महमूद गजनवी कौन था। तो अब देखिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनके साथ कौन विद्वान आया था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया था, आप इसको रीड कर चुके होंगे। देखिए आंसर कौन सा सही होगा हम आपको बता देते हैं। जो अलवर्नी था, ये अलवर्नी, ये दोस्तों ये अलवर्नी कौन था इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। यह दोस्तों एक फारसी विद्वान था, और एक लेखक भी था, वैज्ञानिक भी था, धर्मज्ञ भी था और विचारक भी था। मतलब एक व्यक्ति में इतने ढेर सारे गुण थे दोस्तों। इसकी कई सारी रचनाएं हैं, और ये इसने जो अपनी रचनाएं की हैं, लिखी हैं, मतलब बुक्स जो हैं, इसकी अरबी और फारसी में है। और इसको लेकिन दोस्तों सीरियाई भाषा, संस्कृत भाषा और यूनानी भाषा का भी ज्ञान था। दोस्तों ये वैज्ञानिक था, लेखक था और धर्मज्ञ था, विचारक था। इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब इसकी बुक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए एक दिखाते हैं इनका कारनामा। देखिए दोस्तों, ये है जो है अलवर्नी। अलवर्नी ने चाँद की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हुए अलवर्नी की किताब 10वीं 11वीं सदी में लिखी गई थी। और इसमें दोस्तों सूरज को फारसी अरबी लिपि में क्या कहा जाता था? आफताब। ये दोस्तों सूर्य है, और ये जो आपका है चाँद है। इसका रोटेशन किस तरह से है पृथ्वी के सब तरफ से, ये आपको दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। अलवर्नी की कुल कितनी किताबें थी? तो देखिए अलवर्नी ने कुल कितनी किताबें लिखी थी? तो इसने कुल 146 किताबें लिखी थी, जिसमें से 35 जो था खगोल शास्त्र का था, 32 ज्योतिष शास्त्र का था, 15 गणित का था, और दोस्तों 16 साहित्य का था, 16 साहित्य तथा अन्य भाषाओं का था। पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अलवर्नी का जन्म भी हम आपको बता देते हैं। इसका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? तो 1050 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। 1050 ईस्वी भी कह सकते हैं आप, इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? तो देखिए आपको व्हाइट हाउस के बारे में बताना है, जो आजकल काफ़ी चर्चा में भी है दोस्तों। व्हाइट हाउस जो है, ये जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, उसका नाम है व्हाइट हाउस। ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये रहा व्हाइट हाउस का चित्र। ये है व्हाइट हाउस का एक फिगर आपके सामने, ये दूसरा फिगर है। और ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और इधर है आपका दक्षिणी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका में ये है दोस्तों मैक्सिको, इतना जो है पार्ट मैक्सिको हो, और इधर कई अन्य देश भी हैं। और इधर ऊपर जो है आपका दोस्तों, ये है आपका अमेरिका, और उधर ऊपर जो है कनाडा है। तो देखिए अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में ही है आपका व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कहाँ पे है? व्हाइट हाउस यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में स्थित है। देखिए इसका जो रेड कलर का मार्क जहाँ दिख रहा है, वहाँ पे स्थित है अमेरिका के प्रेसिडेंट का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा
कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका आवास कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, असम की राजधानी कहाँ स्थित है, आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। तो देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो कुल 28 राज्य हैं और सबकी राजधानियाँ कहाँ पे हैं। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो हम ज़रूर इसके बारे में आपको विथ मैप बता देंगे। देखिए, असम की जो राजधानी है ये दोस्तों कहाँ पे है, तो ये दिसपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिसपुर को मैप पे देख लेते हैं दोस्तों। ये है, ये देखिए दोस्तों, ये है इंडिया का मैप, ये है इंडिया का मैप और यहाँ है असम। असम का यहाँ बड़ा मैप दिया है, ये है आपका असम राज्य पूरा, ये असम राज्य का मैप है। देखिए दोस्तों, असम राज्य में यहाँ पे है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी में स्थित है आपका दिसपुर। देखिए दोस्तों, ये जूम आउट करके हमने आपको दिखाया है, ये आपका जो है यहाँ पे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। ये जो वाइट कलर का है इसी में है दिसपुर। देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी कौन सी नदी है, जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसी के किनारे गुवाहाटी शहर बचा है और इसी शहर में दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, असम का प्राचीन नाम क्या था, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन आप पढ़ लेंगे अपने आप से, हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए, प्राचीन काल में असम को प्रयाग ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता था। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, तो इसका नाम बाद में पड़ा कामरूप। क्या पड़ा, कामरूप इसका नाम पड़ा। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद से इसका नाम जो है, ये जो कामरूप नाम है, इस नाम का जो उल्लेख है दोस्तों, ये इलाहाबाद में जो समुद्रगुप्त का जो शिलालेख है उसमें मिलता है कि असम का नाम कामरूप था। तो जो पुराना प्राचीन नाम था असम का वो क्या था, तो ये था प्रयाग ज्योतिषपुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ये है भाग 1, दूसरा दिया भाग 2, भाग 3, तीसरा दिया और चौथा दिया है भाग 4। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है ये आपके भाग 3 में वर्णित है संविधान में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार आपको कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो भारत में भारत के नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे और वर्तमान में कितने प्राप्त हैं, 6। जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठोस कोण की इकाई क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, ठोस कोण की इकाई जो है आपका स्टेरेडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका एंगस्ट्रॉम है ये दूरी की छोटी इकाई है और पास्कल जो है, ये एंगस्ट्रॉम दूरी की छोटी इकाई है और पास्कल जो है ये दाब की इकाई है और बार जो है किसकी इकाई है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं आप लोग वीडियो देखना क्यों नहीं पसंद करते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ने का शौक़ है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि दोस्तों कितना भी मेहनत करो आपको पसंद नहीं आता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको कहाँ लिखा मिलेगा, तो भाग 4 में मिलेगा, संविधान के भाग 4 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा आपका 36 से लेके, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपको मिलेगा भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या लिखा है, अगर आपको जानना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये सभी अनुच्छेद दिए हुए हैं, 36 दिया है। देखिए, अनुच्छेद 36 दिया है, 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। 37 में क्या लिखा है, इस भाग में अंतर्विष्ट तथ्यों का लागू होना। और 38 में है राज्य लोक कल्याण की विधि की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में क्या लिखा है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। और 29 क्या में क्या लिखा है, तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है और यही जो है गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड भी है, अनुच्छेद 40। देखिए 41 में क्या लिखा है,
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और 42 में लिखा है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। और 43 में क्या लिखा है, कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और 43 का में क्या लिखा है, उद्योगों के उपबंध में काम कार्यकारों का भाग लेना। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। और 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 में लिखा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में लिखा है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्यों का कर्तव्य। 48 में लिखा है कृषि और पशुपालन का संगठन। और 48 का में लिखा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। ये जो 48 का है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। और 50 में क्या है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। देखिए दोस्तों, ये हम आपको ऐसे ही पढ़ के बता दिए हैं, इसका डिटेल लेना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर हम बताएंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मतलब जो अपने देश की मंत्री और प्रधानमंत्री जो विदेश जाते हैं ये इसके तहत मतलब इससे संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब कार्यपालिका जो हो गई आपकी जो संसद है और न्यायपालिका जो है आपकी जो जज वगैरह हैं उनका अलग अलग काम किस तरह होगा इसमें लिखा है। फिर देखिए राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण मतलब जो आपका जो जैसे अब राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक हैं जैसे आपका ताजमहल हो गया और इस प्रकार से जो आपके रमणीक स्थान हैं और वस्तु हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबका संरक्षण कैसे किया जाए इसमें लिखा है। जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है, वन की कटाई को रोकना, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48 काम में है। और 48 में क्या लिखा है कृषि और पशुपालन का संगठन, क्योंकि दोस्तों हम लोग कृषि प्रधान देश हैं तो कृषि के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये राज्यों को पालन करना होता है, राज्य करें या ना करें इनके ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो देखिए जो दोस्तों योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक विचार किया गया और इसको स्वीकार करते हुए सरकार एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। और यह एक कार्यकारी निकाय है, यह देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है, मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उनका अनुमोदन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया आपको तंजौर, दूसरा दिया कटक, तीसरा दिया मदुरई और चौथा दिया कोयम्बटूर। तो जो आपका मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये काफ़ी न्यूज में रहता है कई बार स्त्रियों के प्रवेश को लेके और अन्य चीज़ों को लेके। तो ये जो है आपका मदुरई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है इसको चलिए हम आपको मैप में और विथ फिगर दिखा देते हैं कि कहाँ स्थित है दोस्तों। ये है आपका प्यारा भारत, ये और इधर श्रीलंका है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जो है ये इस तरह से आपका तमिलनाडु राज्य है और इधर का क्या है केरल राज्य है इस साइड। तो देखिए दोस्तों आपका जो तमिलनाडु राज्य है ये इसमें आपका यहाँ पे मदुरई स्थित है। मदुरई में क्या है आपका मीनाक्षी मंदिर है। देखिए ये है मीनाक्षी मंदिर, कितना खूबसूरत है, ये है आपका मीनाक्षी मंदिर। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर दोस्तों शिव और पार्वती को समर्पित है। शिव को दोस्तों यहाँ सुंदरम के नाम से पूजा जाता है और पार्वती को मीनाक्षी के नाम से। तो ये शिव और पार्वती को समर्पित एक काफ़ी भव्य मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है तमिलनाडु के मदुरई राज्य। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कचारी जनजाति किस राज्य से में निवास करती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, कचारी जनजाति के बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो कचारी जनजाति है ये आपकी असम में निवास करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बीबी का मकबरा किसका कब्र है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं,
इसमें से किसका कब्र है आपको बताना है। पहले में दिया है औरंगजेब की पत्नी, दूसरा दिया है अकबर की पत्नी, तीसरा दिया है शिवाजी की माता और चौथा दिया है औरंगजेब की माता। तो जो बीवी का मकबरा है दोस्तों, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और ये आपका जो है औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था किसकी याद में, तो अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का क्या नाम था, दिलसार बानो बेगम, इसकी याद में इसने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए बीवी का मकबरा किसका कब्र है, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, औरंगजेब की पत्नी का। चलिए इसका एक इस मकबरे का एक चित्र देख लेते हैं और मैप पे देख लेते हैं कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों ये आपका हो गया बीवी का मकबरा। ये किसकी यादगार में बनवाया था, तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलसार बानो बेगम के यादगार में बनवाया था। और ये दोस्तों ताजमहल की फूहड़ नकल भी कही जाती है। ये देखिए दोस्तों ये है महाराष्ट्र राज्य और यहाँ पे ये स्थित है औरंगाबाद शहर राज्य, औरंगाबाद शहर। और यहाँ पे स्थित है जो रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो देखिए जो प्राचीन ओलंपिक खेल था इसका आयोजन दोस्तों सबसे पहले ग्रीस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस सन में हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है। तो देखिए जो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है दोस्तों, ये आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया, पहला दिया मलेशिया, दूसरा दिया श्रीलंका, तीसरा दिया इंडोनेशिया, चौथा दिया थाईलैंड। तो जो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर है ये एक बौद्ध मंदिर है और ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो है दोस्तों इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित है। और जो ये दोस्तों 750 से 850 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। और ये महायान बुद्ध विहार है, यह संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। किस सदी में दोस्तों, 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। किसके कार्यकाल में, तो शैलेंद्र राजवंश के एक शासक थे उनके कार्यकाल में। तो इसका चलिए इसको देख लेते हैं मैप पे। देखिए दोस्तों ये है आपका वो बौद्ध विहार जो संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है और कहाँ स्थित है, तो ये आपका इंडोनेशिया के जावा प्रांत के मंगेला नगर में स्थित है। देखिए इसका आपका इधर हो गया ये आपका प्यारा भारत और यहाँ पे म्यांमार है और इधर वियतनाम है, इधर जो है आपका लाओस और जो अन्य देश है सब स्थित है। इधर ये मलेशिया है और यहाँ पे ये है आपका इंडोनेशिया, ये इतना बड़ा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में ये आपका सुमात्रा द्वीप है और इधर जावा द्वीप है और यहीं पे कहीं दोस्तों सिंगापुर बहुत छोटा सा देश स्थित है। तो देखिए जो जावा है, जावा में ये यहाँ पे स्थित है आपका वो मंदिर जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, बोरोबुदुर मंदिर। ये क्या है, ये एक बौद्ध विहार है, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसको जूम आउट करके देखिए ये है आपका मलेशिया, इधर मलेशिया, ये मलेशिया, इधर आपका जो है क्या है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में इधर सुमात्रा है और इधर जावा है, जावा पे स्थित है। देखिए दोस्तों मैप पे एक बार देख लेने के बाद आपको चीज़ें भूलती नहीं है, इसलिए आपको मैप पे ही पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 2 ऑप्शन आपका नीचे है, लेकिन जो दोस्तों आपका आंसर सही होगा ये आपका कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों असम राज्य कहाँ पे है और कामाख्या मंदिर असम राज्य में है, कैसा दिखता है सब देख लेते हैं चित्र और मैप के माध्यम से। इसका मैप है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी बह रही है, यहाँ पे दोस्तों गुवाहाटी शहर है और यहीं पे स्थित है आपका कामाख्या देवी मंदिर। एक और मैप पे देख लीजिए, देखिए ये पूरा प्यारा भारत है आपका, इधर ये पूरा इधर और इधर बांग्लादेश है और यहाँ पे ये असम राज्य है। असम राज्य में यहाँ गुवाहाटी शहर में स्थित है आपका कामाख्या देवी मंदिर, जहाँ पे दोस्तों एक मेला, एक फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, उसका क्या नाम है, अम्बुबाची मेला। दोस्तों जब ये मेला तब लगता है जब इसका मतलब आयोजन होता है तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे होती है। तो देखिए दोस्तों आपकी बार कोरोना काल की वजह से अम्बुबाची मेला का जो है आयोजन कामाख्या देवी मंदिर में नहीं किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपसे पूछा है।
देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया गुजरात, दूसरा दिया महाराष्ट्र, तीसरा दिया कर्नाटक और चौथा दिया आपका तमिलनाडु। तो जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देख लेते हैं दोस्तों इसको मैप पे। अजंता की गुफाएं, ये है आपकी अजंता की पहाड़ियाँ, ये है आपकी अजंता की पहाड़ियाँ। और इन पहाड़ियों के नीचे दोस्तों अंदर ही अंदर काट के बनाया गया है अजंता की गुफाएं, जिसमें कई प्रकार की चित्र को अलंकृत किया गया है, पत्थर पे ही तराशा गया है चित्र को। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है एक बुद्ध का जो है मूर्ति, जो आपका बुद्ध लेटा हुआ बुद्ध का मूर्ति है। इसका एक चित्र देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है बुद्ध की जो है लेटी हुई अवस्था में मूर्ति बनी हुई, कहाँ पे बनी है दोस्तों, तो ये अजंता की गुफाओं में बना है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों ये भारत में आपका जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे स्थित है अजंता की गुफाएं। इसका एक और चित्र देखिए। देखिए दोस्तों ये जो पहाड़ी है इसको काट के अंदर ही अंदर बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। देखिए दोस्तों कितना पुराना, कितनी अच्छी सी नक्काशी की गई है इसमें। देखिए बुद्ध की एक प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है, ये बुद्ध की एक प्रतिमा बनी है और इधर छोटी छोटी बहुत सारी जो है पत्थर को तराश की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है भारत, ये आपका भारत, प्यारा भारत है इधर, ये पूरा इधर ऊपर तक। और यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पे स्थित है दोस्तों आपका अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था। तो देखिए दोस्तों ये आपको पता ही होना चाहिए, आप याद कर लीजिए इसको चाहे जैसे। जो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था ये आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप के नाम से आपका जो स्विट्जरलैंड देश है ये यूरोप में पड़ता है, इसको जाना जाता है। देखिए दोस्तों एक दिन की स्टैटिक जीके वाली टेस्ट सीरीज में हमने आपको स्विट्जरलैंड देश कहाँ स्थित है यूरोप की मैप पे आपको दिखाया था, तो आप इसको फिर से सर्च करिएगा या फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था ये दोस्तों आपको अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी, तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किसका था, तो जो जॉर्ज वाशिंगटन थे उनका था। तो उनको जो है अमेरिका के संग्राम का अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। ये जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक की किस नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यूपी 80 में जो आपका मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। और कई सारी परीक्षाएं, देखिए रेलवे का जो है आपका स्पीडी का बुक है उससे हम ये टेस्ट सीरीज आपको करवा रहे हैं, उसमें भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहाँ पे स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गुरसप्पा या आपका इसको क्या कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में। मैप पे देखिए दोस्तों ये है आपका कर्नाटक राज्य का मैप। और यहाँ पे जो ये रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों ऐसे शरावती नदी बह के यहाँ पे ऐसे गिरती है, तो यहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण करती है जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको ही जोग गुरसप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, तो 255 मीटर। कितनी है, 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आप विश्व की सबसे ऊंची जो है, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका बताइए, कमेंट करिए किस देश में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है और उसकी ऊंचाई क्या है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसका जोग गरसप्पा जो जलप्रपात है उसका एक चित्र भी है दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको ये याद ना हो रहा हो तो इस तरह से याद रखिए, जो आपका स्वर है, स्वर कहाँ से शुरू होता है, आ से शुरू होता है, आ से असम। और जो आपका व्यंजन शुरू होता है ये क से शुरू होता है, क से काजीरंगा। इस तरह से आप कोरिलेट करके इसको याद रखिएगा
और एक मैप पे भी आपको हम इसको दिखा देते हैं, इसका चित्र भी दिखा देते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है असम राज्य का चित्र है पूरा। ये जो दोस्तों गूगल अर्थ मैप पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क का इतना बड़ा क्षेत्रफल है। कहाँ पे? असम राज्य में। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो दोस्तों एक सींग का गैंडा होता है, देखिए ये है एक सींग का गैंडा, इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अभी 2020 में इसमें बाढ़ भी आई थी, काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। तो इसका एक चित्र और देख लीजिए, एक सींग का गैंडा किस तरह दिखता है। ये है दोस्तों एक सींग का गैंडा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्यूबजिम का सूत्रपात किसने किया था? तो क्यूबजिम का जो सूत्रपात है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका एस.के. वर्मा, दूसरा दिया है राकेश मोहन, तीसरा दिया है पाब्लो पिकासो और चौथा दिया है एम सिंधु। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। इन्होंने किया था क्यूबजिम का सूत्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी आपसे पूछता है। तो ये दोस्तों आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। इसका चलिए दोस्तों मैप पे देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए दोस्तों ये है आपका प्यारा भारत, इधर ये पूरा प्यारा भारत है आपका। और यहाँ पे आपका कौन सा राज्य है? तो देखिए आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा होगा, इस तरह से करके ये आपका राजस्थान राज्य है इधर। तो यहाँ पे एक जगह है रणथंभौर फोर्ट है यहाँ पे, वहाँ पे स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क। और इससे थोड़ी दूरी पे दूसरे मैप पे देखते हैं, देखिए ये है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क और ये है आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इधर ये काफ़ी बड़े एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि नासिक शहर है किस राज्य में, तभी तो आप बता पाएंगे कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए इसको मैप पे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है आपका प्यारा भारत, इधर पूरा लंबा सा, और यहाँ पे आपका कौन सा राज्य है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। और महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों एक जगह है यहाँ पे नासिक दोस्तों, देखिए अब चलते हैं दूसरे मैप पे। देखिए ये है नासिक, यहाँ पे बसा है नासिक शहर। और नासिक शहर कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। और नासिक शहर में एक नदी बहती है दोस्तों, गोदावरी नदी। ये है दोस्तों, ये ऐसे फ्लो होके आती है गोदावरी नदी, और इसी के किनारे बसा है नासिक शहर। तो यही क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा था, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है आपकी गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों इसको भी हम आपको एक दिन अपनी स्टैटिक जीके वाली क्लास में विथ चित्र आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला दिया हिंद महासागर, दूसरा दिया अरब सागर, तीसरा दिया बंगाल की खाड़ी और चौथा दिया प्रशांत महासागर। तो देखिए दोस्तों जब तक आप मैप पे नहीं जाएंगे आपको ये एक बार पढ़ भले लेंगे लेकिन भूल जाएगा। तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। चलिए मैप पे चलते हैं। ये है आपका इंडिया का मैप, ये है इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में इधर है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका अरेबियन सी, अरब सागर। तो अरब सागर में ही स्थित है लक्षद्वीप। देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है। ये दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे ऐसे द्वीपों का एक समूह है, जिसको कुल मिला के लक्षद्वीप कहते हैं। तो चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा था आपसे, क्या पूछा था? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपको बताना था, 4 ऑप्शन नहीं, पहला दिया हिंद महासागर, दूसरा अरब, तीसरा बंगाल की खाड़ी, चौथा प्रशांत। तो हम क्या बताएं अभी आपको, ये अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया जोरहाट, दूसरा दिया है दिसपुर, तीसरा दिया डिब्रूगढ़, चौथा दिया है आपका गुवाहाटी। तो देखिए चाय अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका जोरहाट में स्थित है। इसका नाम क्या है? जोरहाट में स्थित है कहाँ पे? तो देखिए दोस्तों ये है टोकलाई चाय रिसर्च केंद्र। ये दुनिया का सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र भी है। इसे जो है
1911 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के पीछे कुछ मुख्य उद्देश्य थे। चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पिछले 100 सालों में यह अपनी तरह का अनूठा चाय केंद्र है। इसका एक चित्र देखिए, जो चाय रिसर्च संस्थान है उसका, देखिए ये है चाय रिसर्च अनुसंधान संस्थान। देखते हैं लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, आपसे पूछ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये हरे शैवाल के कारण होता है, या लाल पत्थर के कारण होता है, लाल शैवाल के कारण होता है, या लाल जल के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों जो लाल सागर है ये आपका लाल शैवाल पाया जाता है उसमें, लाल सागर में, इसकी वजह से इसका रंग जो किस तरह दिखाई देता है, लाल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी है। देखिए जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी नील नदी, लेकिन सबसे चौड़ी नदी जो मतलब अपवाह तंत्र की, देखिए एक तरह से नदी ऐसे लंबी सी बहती चली जाती है, और एक नदी होती है मतलब ये इतनी सक्रिय होती है, और एक नदी होती है काफ़ी चौड़ी, इतनी मोटी नदी यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें जल भरा हुआ है। तो ये अपवाह तंत्र, भले ही लंबाई कम हो लेकिन ये चौड़ाई इसकी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी भी इसको कहते हैं। तो ये कौन सी है, तो ये आपकी अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अमेजन नदी कहाँ पे स्थित है, इसको आपको हम मैप पे दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये है आपका दोस्तों अमेजन नदी। ये देखिए दोस्तों इस तरह से बहती है, काफ़ी फैल के बहती है ये, इसलिए अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है ये। और देखिए दोस्तों ये है आपका, इधर ये छोटा सा जो दिख रहा है मैप में, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है मैप। और यहाँ पे दोस्तों ये आपका सब अलग अलग देश है दक्षिणी अमेरिका का। ये है कोलंबिया, इधर है इक्वाडोर, इधर पेरू, इधर सूरीनाम, इधर गुयाना, इधर जो है ये जो है आपका ब्राज़ील, काफ़ी बड़ा है। तो देखिए पेरू से निकलती है अमेजन नदी, और इस तरह बहते हुए आपका ये किस किस सागर में गिरती है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। इधर जो है अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है, इसमें गिरती है आपकी ये कौन सी नदी, तो अमेजन नदी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर दोस्तों ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट करके या फिर किसी भी तरीके से बता सकते हैं कि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, या सजेशन भी दे सकते हैं दोस्तों कि आपको हम किस तरह से पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रघुवंशम के लेखक कौन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा दिया है कालिदास, तीसरा दिया है विशाखदत्त, और चौथा दिया है शूद्रक। तो जो आपका रघुवंशम है इसके लेखक जो है कालिदास है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कालिदास ने रघुवंशम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है अंबिका गिरिराज चौधरी, दूसरा दिया है गोपीनाथ बोलोदोई, और तीसरा दिया है अरुण, तीसरा दिया है तरुण गंगोई, और चौथा दिया है आपका गिरिवर गंगोई। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अंबिका गिरिराज चौधरी जो है ये हैं आपके असम केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया समुद्रगुप्त, दूसरा दिया समुद्रगुप्त मौर्य, तीसरा दिया समुद्रगुप्त, और चौथा दिया है स्कंदगुप्त को। तो देखिए दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है ये आपका समुद्रगुप्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो जो सोना है इसका अपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है आपसे दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको रीड करिए आप जल्दी से। जो सोना है उसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19.30 अपेक्षिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है। देखिए दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है। डायनमो का आर्मेचर जो है किसका बना होता है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों डायनमो का जो आर्मेचर है ये जनरली जो है तांबे का ही बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। डायनमो का आर्मेचर किसका बनता है, तांबे का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपसे पूछा था डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तांबे का बना होता है डायनमो का आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया।
देखिए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पानीपत का द्वितीय प्रथम, ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो इसको एक वीडियो में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं दोस्तों। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। कब? 1526 ईस्वी में। और 1556 ईस्वी में जो है आपका अकबर और हेमू के मध्य कब लड़ा गया था? तो ये जो है आपका 1556 ईस्वी में। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था ये युद्ध दोस्तों? तो अहमद शाह अब्दाली और जो शिवाजी भाऊ थे उनके मध्य, मराठों के जो पेशवा थे शिवाजी भाऊ, उनके मध्य हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो विद्रोहियों का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे आपके दोस्तों नाना साहब। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो नाना साहब थे। देखिए नाना साहब दोस्तों जो है ये बाजीराव पेशवा के पुत्र थे और इनको जो दोस्तों उस अंग्रेज़ों ने पेशवा की उपाधि देने से इनकार कर दिया था और दोस्तों इनको निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भी छोड़ा गया था, क्योंकि इनके पिता को भी निर्वासित किया गया था। कहाँ पे? बिठूर, कानपुर में। और वहीं पे उनको दोस्तों बिठूर में जो है आप इनके पिता को पेंशन मिलती थी। उनका क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय। उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन दोस्तों इनको पेंशन भी नहीं दिया गया नाना साहब को। इन सब बातों से और भारत में हो रहे अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को देखते हुए इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और कानपुर से अपना नेतृत्व किया था। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल कितने क्वेश्चन देख लिए हैं? कुल 35 क्वेश्चन हमने देखे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको 35 में से तो कम से कम आपका 30 तो सही गया होगा। और दोस्तों अगर आपका इतना नहीं सही हो पा रहा है तो प्लीज़ हम स्टैटिक जीके का जो वीडियो डेली डालते हैं उसको ज़रूर देखा कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे दोस्तों तो उसको लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।